Hello everyone. Today we will discuss about Coulomb's law in terms of position vector. Consider 2-point charges Q1 at point A and Q2 at point B, placed in XY plane. Position vector of Q1 with respect to origin, क्योंकि +1 में हमने वेक्टर में ये चीज पढ़ी थी। पोजीशन वेक्टर क्या होता था हमारे पास? इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। इट टेल्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब Q1 जो चार्ज है हमारे पास, जो कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट पे, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से, क्योंकि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक एरो लाइन से। तो ये एरो लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन ओ से, और वो कहाँ तक जाएगी? Q1 तक। ऐसी हम Q2 का पोजीशन वेक्टर देखेंगे। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे R1 से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने? R1। तो OA किसके इक्वल होगा हमारे पास? जो OA वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? R1 वेक्टर। ऐसी हम Q2 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। एरो लाइन कहां से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से, और वो कहां तक जाएगी हमारे पास? Q2 तक। और एक हमारे पास कैसे लाइन होती है? ये स्ट्रेट एरो लाइन। कैसे होती है हमारे पास? एक स्ट्रेट एरो लाइन। और इसका Q2 का पोजीशन वेक्टर हम लेट कर लेंगे, वो क्या है हमारे पास? R2। और हमें पता है जो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? R से। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास जो ये डिस्टेंस होगी, तो वो अगर हम वेक्टर की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो वो इसमें क्या बनेगा? जो डिस्टेंस होगी हम उसको किसकी फॉर्म में लेके चलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में। किसकी टर्म्स में आएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? Q1 से कहां तक जाएगा? Q2 तक। तो उस कंडीशन में वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास होगा R12। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R12 वेक्टर। अगर मैं Q2 से Q1 लेके जाना चाहूं, भी हम कहां से जा रहे हैं? Q1 से Q2, सॉरी Q2 से Q1। तो उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R21 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R21। और हमें पता है दोनों कैसे चार्ज है हमारे पास? लाइक चार्ज लिए हैं, तो इनमें क्या होगी हमारे पास? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जो Q1 पे जो हमारे पास फोर्स लगेगी Q2 चार्ज के कारण, वो क्या लगती थी हमारे पास? F12। Q2 पे फोर्स लगेगी Q1 चार्ज के कारण, तो वो वाली फोर्स कौन सी होती थी हमारे पास? F21। अब देखो हमारे पास हम फोर्स निकालते हैं, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ को किसकी टर्म्स में लिखना है? पोजीशन वेक्टर्स की टर्म्स में। यानी कि पोजीशन वेक्टर कौन से है? R1 और R2 वेक्टर की टर्म में। तो इसके लिए पहले हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म वो क्या कहता था हमारे पास? फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो वो फोर्स हमारे पास क्या लग रही है? Q1 पे फोर्स लग रही है, किसके कारण? Q2 के कारण। तो वो फोर्स क्या थी हमारे पास? F12। और उसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे? K
Q1 Q2 डिवाइड में आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आता था आर कैप। अगर यहाँ 1 2 था तो इसके अपोजिट हमारे पास क्या आता था आर 2 1। क्या लेके चलते थे आर 2 1। तो ये हमारे पास क्या होता था यूनिट वेक्टर। ऐसी अगर फोर्स किस पे देख रहे हैं हम, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अगर इसके रिस्पेक्ट देखें तो हमारे पास Q1 की रिस्पेक्ट में फोर्स देख रहे हैं जो किस पे लग रही है Q2 पे लग रही है, तो वो क्या है मेरे पास F21। तो F21 वेक्टर क्या आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा R12 कैप। तो अब ये हमारे पास ये फोर्सेस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी भी कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, लेकिन अब मैं इस फोर्स को किस टर्म्स में चाहता हूं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर की टर्म्स में। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब हमें यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है +1 में, अगर याद हो यूनिट वेक्टर क्या होता था हमारे पास, यूनिट वेक्टर हमारे पास हम कैसे दिखाते थे, मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अब उस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है ए कैप, तो हम क्या कहते थे उस वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे डिवाइड कर देते थे, तो हम उसको क्या कहते थे यूनिट वेक्टर। तो उसको हम डेफिनेशन क्या बोलते थे यूनिट वेक्टर। अब इसी कंडीशन में चलेंगे हम, देखो या तो हम इसको इस फोर्स को ले ले या हम इस फोर्स को लेके चले, कोई भी इन दोनों में से लेके चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम कोई भी हम मान लेते हैं इस फोर्स को ही पकड़ लेते हैं F21 को, तो इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है R12 कैप, R12 कैप। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, अब R12 कैप, देखो R12 जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसे चल रहा है Q1 से Q2, कैसे जा रहा है Q1 से Q2। तो हम अगर पहले हमने बात की थी तो उसमें हम यूनिट वेक्टर R12 कैप दिखाते थे वेक्टर फॉर्म में, वहां पे भी हम क्या कहते थे भी वो यूनिट वेक्टर किस तरफ जा रहा है Q1 से Q2। तो अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या है R12 कैप, तो वेक्टर कौन सा मेरे पास R12 वेक्टर डिवाइड में, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा R12, तो ये हमारे पास क्या बन गया R12 यूनिट वेक्टर। अब मैं R12 यूनिट वेक्टर की जगह ये लिख सकता हूं, देखो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा K Q1 Q2। और मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी, मैंने क्या कहा था जब आगे हम ये चीज यूज करेंगे, जैसे यहाँ 1 2 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा R12 स्क्वायर, यहाँ पे R12 कैप की जगह क्या आ जाएगा R12 वेक्टर डिवाइड में R12। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे F21 इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड में कितना आ जाएगा R12 क्यूब, और ऊपर क्या है मेरे पास R12 वेक्टर, क्या है हमारे पास R12 वेक्टर। अब देखो इसी में हम आगे चलते हैं, कैसे करेंगे इसको। हमारे पास F21 वेक्टर क्या आया K Q1 Q2 डिवाइड में R12 क्यूब मैग्नीट्यूड में और R12 वेक्टर। अब तुम्हें याद हो मुझे R12 वेक्टर चाहिए और वो किस टर्म्स में आएगा पोजीशन वेक्टर की टर्म में। हमें याद है अभी हमने वेक्टर्स में लॉ पढ़े थे, तो इसमें जो लॉ लग रहा है वो कौन सा लगेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है R12 वेक्टर। तो इसको निकालने के लिए देखो हमारे पास दो साइड क्या होंगी सेम ऑर्डर में होंगी, और जो थर्ड साइड होगी ट्रायंगल की वो कैसे होगी अपोजिट ऑर्डर में। और वो जो थर्ड साइड होगी हमारे पास ट्रायंगल की जो अपोजिट ऑर्डर में है वो किसके इक्वल होगी सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो अब इसमें देखो हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
वी गेट, अब इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ए ओ बी, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए ओ बी, तो इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सेम साइड्स, अगर R12 वेक्टर निकालना है तो हमारे पास क्या चलेगा, ए ओ प्लस ए बी, जो ए ओ वेक्टर है प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर, इसके इक्वल होगा हमारे पास, जो इसका सम होगा वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर क्या था हमारे पास, R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कौन सा हमारे पास, R12 वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर, कौन सा हमारे पास, R2 वेक्टर। अब यहां से हम R12 वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालेंगे हम, R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये मेरे पास आ गया R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं, क्योंकि मुझे नीचे मैग्नीट्यूड है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, R12, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कौन सा लेके चल रहे हैं, R12 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, R12। अब उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, R12 वेक्टर मोड कर देंगे, मोड यहाँ पे होगा R2 माइनस R1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल इस वे में भी लिख सकते हैं, R12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R12। तो मैग्नीट्यूड को हम दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं, या तो मोड की फॉर्म में, या सिंपल हम सीधा लिख देते हैं R12। अब देखो इसी में हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2 की और मैग्नीट्यूड की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2 और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, F21 वेक्टर इक्वल टू के की जगह हम वैल्यू लिख सकते हैं 1 डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, R12 क्यूब, R12, अब R12 हमें पता है क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1 वेक्टर का मोड। अब ऊपर क्यूब है तो यहां पे क्या लग जाएगा, क्यूब, R12 वेक्टर किसके इक्वल है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या थे, R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, F12 भी लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं, F12। अगर मैं F12 की फॉर्म में देखना चाहूं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर, और हमें पता था वो क्या था, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइड में R स्क्वायर, और यहाँ जो कैप आता था वो कौन सा आता था हमारे पास, यहाँ 1 2 है तो यहाँ पे क्या आता था 2 1, और मैंने क्या कहा था, यहाँ कौन सा लेंगे, जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ 2 1 है, यूनिट वेक्टर 2 1 है, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 2 1। अब F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में R21 स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है, अब ये यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, R21 यूनिट वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमें पता है, वो कौन सा है, अब R21 वो इस डायरेक्शन में है, कैसे जा रहा है, B से A, यानी कि Q2 से Q1, तो वो कौन सा मेरे पास R21, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो R21 मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, R21 कैप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर डिवाइड में इसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसको करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, R21
वेक्टर डिवाइड में R21। फिर उसके बाद देखो अब फिर दोबारा हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन अब ध्यान रखना हमें क्या फाइंड आउट करना है, R21 वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा देखना है, R21। तो अब हमें सेम ऑर्डर वाला देखना कौन सी चलेगी। अब इसमें जो सेम ऑर्डर होगा, क्योंकि सम किसका होगा, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, और वो किसके इक्वल होगा, जो अपोजिट हमारे पास जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की जो अपोजिट ऑर्डर में होगी, वो कौन सी होगी, OA होगी। कौन सी होगी हमारे पास, OA। अब देखो यहाँ पे सेम ऑर्डर में कौन सी चल रही है, कौन कौन सी होगी, OB और BA। क्या होगी हमारे पास, OB और BA। तो देखो अब यहां करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन अप्लाई किसको कर रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OB प्लस BA वेक्टर, उसका सम किसके इक्वल आ जाएगा, OA वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या है हमारे पास, R2 वेक्टर प्लस BA वेक्टर क्या है, R21 वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर। तो R21 वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखें तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं, हम मोड लगा देते हैं। किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड में करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मोड। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, मोड R1 माइनस R2 वेक्टर। और हम इसको सिंपल मैग्नीट्यूड में ऐसे भी लिख सकते हैं, R21। अब देखो हमारे पास ये वाली फॉर्म फिर आ गई, इसको हम यहाँ देखो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनता है। पहले हमने जो फोर्स निकाली थी वो फोर्स कौन सी देखी थी, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और अब मैं जो फोर्स निकाल रहा हूं कौन सी निकाल रहा हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो F12 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड में ये स्क्वायर यहाँ पे पावर 1, तो ये क्या बन गया मेरे पास, क्यूब बन जाएगा, R21 क्यूब, ऊपर क्या है मेरे पास, R21 वेक्टर। तो F12 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसकी जगह क्या लिखना है हमने पास, R21 हमें दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, R21 R1 माइनस R2, इसका मोड। अब ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूब। और R21 वेक्टर क्या है हमारे पास, जो सिंपल हम सिंपल ब्रैकेट्स में लिखेंगे वो कौन सी है हमारे पास, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये हमारे पास जो फोर्स आ गई, कूलम्स लॉ आ गया, ये किसकी टर्म्स में बन गया, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो ये इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, अब इसमें ध्यान रखना तुम कोई भी एक फॉर्म पकड़ सकते हो, या तो तुम F21 फाइंड आउट कर लो या F12 फाइंड आउट कर लो, दोनों में से एक कर दो, तुम्हारा आंसर क्या होगा, सही होगा। जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, सही होगा। हमें दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों तुम्हें करवा दिए ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन किसके बीच में आ जाएगा, 1 कूलम और स्टेट कूलम। रिलेशन बिटवीन 1 कूलम एंड 1 स्टेट कूलम। अगर तुम्हें याद हो, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, SI यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, 1 कूलम, और जो CGS यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेट कूलम। अगर मैं इन SI यूनिट में देखूं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे पास किसके इक्वल था, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, जब मैं SI यूनिट में करता था। अगर मैं CGS यूनिट में इसी वैल्यूज को देखूं तो वो कैसे बनेगी, हमारे पास जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, -4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 स्टेट कूलम, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब हमें रिलेशन निकालना है, किस में रिलेशन निकालना है, कूलम और स्टेट कूलम में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, इसका मीन्स मैं राइट हैंड साइड इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि ये भी क्या, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है।
और ये भी किसकी वैल्यू है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड क्या करूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा। -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4.8 मल्टीप्लाई 10⁻10 स्टेट कूलम। ये इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। अब इसको मैं सोल्व करता हूं। अब यहाँ मल्टीप्लाई 1 है क्योंकि हमने रिलेशन किस में देखना है, कूलम और स्टेट कूलम में। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4.8 मल्टीप्लाई 10⁻10। ये वाली जो वैल्यू जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, -1.6 10⁻19, माइनस से माइनस कैंसल, पीछे क्या लिखा है इसके, स्टेट कूलम, वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट गया, 16 की मल्टीप्लाई 3 से की तो 48, तो 1 कूलम, और ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, 10⁻19 प्लस में आ जाएगा। तो 3 यहां से बचा, 3 मल्टीप्लाई 10⁻10, और यहां से 10 की पावर कितनी है हमारे पास, प्लस का 19, क्योंकि ऊपर जाएगी तो हमारे पास प्लस में 19 हो जाएगी। स्टेट कूलम, तो 1 कूलम इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई यहां से कितना रह गया, बेस से मैं पावर से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻9 स्टेट कूलम। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन बन गया, किसके बीच में रिलेशन बन गया, 1 कूलम और स्टेट कूलम में। किसमें रिलेशन बना, कूलम और स्टेट कूलम। तो इससे हमें क्या रिलेशन से क्या समझे, जो 1 कूलम होता है वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 स्टेट कूलम के इक्वल होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।